राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जो कि हमने कम से कम 35 क्लास ले चुके हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के नए वाले सिलेबस पर। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 10 होने वाला है। 9 प्रैक्टिस सेटों को हमने पहले देखा है। डेली 5 बजे हम सीरीज लेके आ रहे हैं रट्टा मार, जिसमें हम डेली 20 प्रश्न करते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एकदम समझिए यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट 10 होने वाला है। आज हम फिर से 20 क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, 81वां प्रश्न है, मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा किया गया? किस समिति द्वारा किया गया? अशोक मेहता समिति द्वारा, स्वामीनाथन समिति द्वारा, GBK राव समिति द्वारा या LM सिंह समिति द्वारा? तो आपको बताना है किस समिति द्वारा मंडल पंचायत गठन का सुझाव दिया गया। तो जो हमारा अशोक मेहता जो 77 में जो समिति बनाई गई थी मोरारजी देसाई सरकार द्वारा, अशोक मेहता समिति ने, इसने मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया। मंडल पंचायत के गठन का सुझाव अशोक मेहता समिति ने ही दिया। इन मंडल पंचायतों का गठन कई गांवों के मिलकर होगा। ये मंडल पंचायतें 15,000 या 20,000 की जनसंख्या पर गठित की जानी चाहिए। जिला परिषद के बाद मंडल पंचायतों को विकास कार्यक्रमों का आधारभूत संगठन बनाने का सुझाव दिया गया था। लेकिन जो मंडल पंचायत का जो सुझाव दिया गया था, ये सरकार ने इसे पर मतलब फैसला नहीं लिया, इसको लागू नहीं किया। बाद में जो बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था दी थी, जिसकी सिफारिश की थी, उसी व्यवस्था को लागू किया गया। ये मंडल पंचायत वाला व्यवस्था लागू नहीं किया गया। देखते हैं 82वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? मतलब चार ऐसे दे रखे हैं जो अशोक मेहता ने मतलब किसी समिति ने दिया था। इसमें से हमें पहचानना है कौन सा अशोक मेहता का है, और एक किसमें से ऐसा है जो अशोक मेहता ने जिसकी सिफारिश अनुशंसा नहीं की थी, उसको हमें पहचानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी होगी, इसकी जो है इसकी अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने की थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण जो है, इसकी जो है इसकी सिफारिश अशोक मेहता ने नहीं की थी, इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले की थी। इनका अशोक मेहता द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था का निर्माण चाहते थे। तीसरा देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अशोक मेहता ने किया था। पंचायती राज संस्था की करारोपण की अनिवार्य शक्तियां भी अशोक मेहता ने इसकी भी सिफारिश की थी, लेकिन अशोक मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण के लिए सिफारिश नहीं की थी। इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था, दो मतलब स्तर की व्यवस्था की निर्माण की थी। एक मतलब मंडल और दूसरा इन्होंने किया था अपना जिला परिषद, जिला पंचायत। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 83rd प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, 24 अप्रैल को, 24 फरवरी या 24 मई को? तो आपको बताना है, क्योंकि कई बार हमने वीडियो में जिक्र कर दिया है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब होता है। तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब होता है आपको बताना है। तो 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को हुई 73वां संशोधन लागू हुआ था, पास हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह प्रयोग है। किस चीज का प्रयोग है? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? तो आप बताइए ये किस चीज का प्रयोग है? तो गांधी जी जो कहा करते थे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, गांव में भी वो शक्तियां दी जानी चाहिए जो केंद्र के पास है, मतलब राजनीतिक शक्तियां वहां भी होनी चाहिए। तो जो यह प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के
नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी पंचायत की, वहीं से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। देखते हैं अगला प्रश्न, पूरे पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसकी अभी हमने जिक्र किया, राजस्थान का नागौर जिला जो था, इसमें सबसे पहले पंचायत व्यवस्था लागू हुआ था वर्ष 1959 में। कब हुआ था? वर्ष 1959 में। उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने भी इसे लागू किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1978 में, 76 में, 77 में या 1958 में? तो आपको बताना है कब प्रस्तुत की गई थी। तो 77 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, उन्होंने इसको अशोक मेहता समिति को एक रिपोर्ट तैयार करने को दिया था पंचायती व्यवस्था के लिए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1978 में जनता सरकार को सौंपी थी और इसमें इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाने की सिफारिश की थी। लेकिन जो आज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है अभी तक। किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? तो ये वही कमेटी है जो जनता सरकार द्वारा अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। इन्होंने ही राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेने का पंचायत व्यवस्था में भी सिफारिश की थी। लेकिन जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इन्होंने पहले ही कहा था गाँव के चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टियां भाग नहीं लेंगी, यह गाँव का अपना चुनाव है, अपने तरीके से वो लड़ेंगे और जीतेंगे और विकास करेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू किया गया था? अशोक मेहता समिति का जो मॉडल था द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था, इसको किस प्रदेश में लागू किया गया था? तो कर्नाटक में लागू किया गया, आंध्र प्रदेश में लागू किया, पश्चिम बंगाल ने भी इसे लागू किया था। मतलब जो ऑप्शन डी है उपयुक्त के सभी प्रदेशों ने ये द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था वाली व्यवस्था को लागू किया था। ठीक है, उसके बाद अब जो है सब राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ही लागू है। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन है, कौन सा कथन उनके संदर्भ में सही नहीं है, इस पे हम विचार करते हैं। यह ऊपर से नीचे की ओर विकास का मॉडल था, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। या नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल था, तो यह बिल्कुल गलत है, वो ऊपर से नीचे की विकास मॉडल था। इस कार्यक्रम में स्थानीय संस्थानों को भागीदारी नहीं बनाया गया था, क्योंकि जो फंडिंग था वो बाहर से फोर्ड फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लागू किया था। हाँ जी, ए सी डी बिल्कुल सही है, और बी वाला जो ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल था, ये गलत है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे सामने। वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया था? जीवी के राव समिति, दांतेवाला समिति, एलएम सिंघवी समिति या थुंगन समिति? तो जो 1985 में योजना आयोग द्वारा जो लागू किया गया था गरीबी उन्मूलन के लिए, वह जीवी के राव कमेटी का गठन किया गया था। जीवी के राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 1985 ईस्वी में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए किया गया था, जिसमें पंचायती राज को सशक्त करने की सिफारिश की। इसके अंतर्गत संस्थाओं को क्रियाशील करने तथा नियमित चुनाव आयोजित करने का सुझाव दिया गया था। नियमित चुनाव का जो सुझाव दिया गया था वो जीवी के राव समिति में दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारे सामने। राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायतों के दिशा सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया था? राजीव सरकार के समय कौन से समिति बनाई गई, तो इस पे बात करते हैं। 1985 में जीवी के राव बनाई गई, उसके बाद सरकार आती है राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी सरकार ने एलएम सिंघवी समिति बनाई। अब एलएम सिंघवी समिति ने क्या किया, तो वर्ष 1986 में राजीव गांधी की सरकार द्वारा जब एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है, तो इस समिति का जो कार्य था वो पंचायतों में सुधार हेतु सकारात्मक कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देना था। समिति द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के साथ ही सरकार का तीसरा स्तर
घोषित करने की सिफारिश की गई। मतलब 3 स्तरों की सिफारिश की गई थी। जो इससे पहले थे हमारे अशोक मेहता ने द्विस्तरीय की सिफारिश की थी। इसके बाद 1986 में एलएम सिंघवी ने भी त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारे सामने। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर किस समिति का गठन किया गया था? के संथानम समिति का, आर के खन्ना समिति का, जी रामचंद्रन समिति का, या एलएम सिंघवी समिति का? तो ये रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ये राजीव गांधी जी ने समिति बनाया था, एलएम सिंघवी समिति द्वारा ही किया गया था, इसकी सिफारिश की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्राम सभा का सदस्य कौन माना जाता है? जो वयस्क हो चुका है, जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर लिया है, जिसका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में है, गांव का प्रत्येक निवासी। तो 18 साल की आयु प्राप्त कर ली है आपने, या आप वयस्क हो चुके हैं, या आप गांव के निवासी हैं, तो आप ग्राम सभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे। ग्राम सभा का सदस्य वही माना जाएगा जिसका नाम गांव की पंचायत की निर्वाचन सूची में है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और आपने वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो आपको ग्राम सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। 94वां क्वेश्चन है, पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें से एक कथन असत्य है। चार कथन है इसमें। एक कथन पंचायत समिति के संदर्भ में गलत है, उसको हमें देखना है कौन सा गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर है। पंचायत समिति जो होता है मध्यवर्ती स्तर होता है। सबसे ऊपर होता है जिला परिषद या जिला पंचायत, उसके बाद होता है पंचायत समिति या मतलब ब्लॉक मतलब विकास खंड, उसके बाद होता है ग्राम स्तर मतलब ग्राम पंचायत। तो ये बिल्कुल मध्यवर्ती स्तर है। खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। इसके बाद इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास अधिकारी वीडियो कहते हैं। हाँ, तो जो पंचायत समिति है वो पंचायत समिति का काम ही है कि वो जो उसके मुख्य अधिकारी हैं, वो जो खंड विकास अधिकारी का सबसे मुख्य अधिकारी वीडियो होता है, वही प्रशासनिक समिति का भी सबसे मेन अधिकारी है। पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यह चुनाव द्वारा इसको चुना जाता है। उसके बाद बात करते हैं 95वां क्वेश्चन की। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो आप 18 वर्ष की उम्र में ग्राम सभा का सदस्य बन सकते हैं। मतलब ग्राम सभा में आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचन जो सूची बनती है, चुनाव लड़ने की आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और 25 वर्ष में आप एमपी एमएलए बन सकते हैं, और 30 वर्ष में एमपी आप बन सकते हैं, लेकिन आप लोकसभा के राज्यसभा के एमपी बनने के लिए आपको उम्र 30 साल होनी चाहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है। पंचायत के तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। हाँ जी, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी जो कथन है, ये बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन है। पंचायत के संदर्भ में इसमें एक जो होगा वो सत्य होगा, बाकी गलत होंगे। तो हमें सत्य को देखना है कौन सा सत्य है। प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी। क्योंकि जो पंचायत जो चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। जब 5 वर्ष खत्म होने से पहले ही चुनाव किया जाता है और उसके बाद जो फिर से नया चुना जाता है उसका 5 वर्ष का फिर से कार्यकाल होता है। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व विघटित किया जा सकता है। 5 वर्ष के पहले भी अगर सरकार गिरानी चाहिए
कोई गिराना चाहता है पंचायत का सरकार तो गिरा सकता है, वो उसकी भी विधियां कानून द्वारा बनाए गए हैं। तो जो हमने देखा ये तीनों सही थे, ए बी सी। तो जो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सही है। बहुत तगड़ा जुकाम हो गया है गला भी बैठ रहा है, बोला नहीं जा रहा है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है? 18, 29, 19 या 30? तो पंचायत की जो 11वीं अनुसूची है उसमें कुल 29 विषयों का जिक्र किया गया है। हमने इस पे वीडियो बनाई है, 29 कौन कौन से विषय हैं इसे आप जाकर देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित असत्य कथन है। अब हमें देखना है इसमें से कौन सा असत्य कथन है। यह केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है। पहला ही असत्य है, पंचायती राज संस्था केंद्र में राज्य सरकार का विषय है डीपीएसपी आर्टिकल 40, तो यह केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल नहीं है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, बिल्कुल सही है। कार्यकाल जो होता है पंचायत का 5 वर्षों का होता है, ये भी सही है। और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को शैक्षिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है, ये भी सही है। मतलब जो हमारा ए ऑप्शन है केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है, तो यह राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है, इसलिए पहला गलत है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम। सॉरी, पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों का विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचयन, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव। तो जो हमारा पंचायती राज है उसका जो मेन मकसद है वो है स्थानीय स्तर पर जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की गांधी जी बात करते थे, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन की। राज्य जो पंचायती राज है और स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को बढ़ावा देता है। आज के लिए बहुत है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।